नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को राज्य सरकार के सलाहकार समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, शासन के आला अधिकारी समेत राज्य के उद्योगपति सम्मिलित हुए, ताकि उत्तराखंड में निवेश के लिए फ्रेंडली माहौल तैयार किया जा सके। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित है। इस बार राज्य सरकार का लक्ष्य साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट से दोगुना निवेश पाने का है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इस बार 2.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ साथ हाइड्रो टूरिज्म, एजुकेशन, सोलर जैसे क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही उत्तराखंड में बाहरी राज्यों और देशों से निवेश लाने के लिए रोड शो भी किए जाएंगे। राज्य सरकार सलाहकार समूह के इस बैठक में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि राज्य सरकार निवेशकों को रिझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि जिस प्रकार से राज्य में धामी की सरकार आगे बढ़ रही है, उससे राज्य में निवेश भी बढ़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। उस पर सबके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर हम काम करेंगे। आज से ये हमारा पहले आज ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे। अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहाँ से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। पातन बालकृष्ण जी ने कहा कि हम लोग जितने 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का हम लोग हम खरीदते हैं, जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो मुश्किल से 100 करोड़ की मिल पाती है। तो हमने उनको बताया कि आज हम पंचायत एक्ट में अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें इस राज्य की 11,203 पंचायतों में हम लोग हर्बल फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं कि किसान हर्बल की खेती भी कर सकता है और उसका दोहन भी कर सकता है अपने पंचायत के अंदर, ताकि उसकी आजीविका से जुड़े और हम पे रॉ भी उपलब्ध हो। इसके अलावा एग्रो बनेगा, वुड बेस्ड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री है, आपका लीजा वाली इंडस्ट्री, रेज इंडस्ट्री है, पेरूल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो तमाम संभावनाएं हैं। तो इसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा सके, निश्चित रूप से इसको लेकर के हम लोग तैयारी करेंगे। नहीं, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की दो सबसे बड़ी समस्याएं अगर आप देखेंगे और सदी मैंने पिछले 7 साल में हम ही सुन रहे हैं सदन के अंदर, वो पलायन और रोज़गार है और उसको रोकने के लिए ये इन्वेस्टर समिट बहुत ही ज़रूरी एक स्टेप है। पिछली बार जब 17 में हमारी सरकार बनी थी और उस वक्त माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम थे, उस वक्त भी हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था और लगभग 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पे उतरे थे, जिसका फ़ायदा युवाओं को हुआ, जिसका फ़ायदा उत्तराखंड की इकॉनमी को हुआ। उसी के सापेक्ष हमने इस बार भी एक इन्वेस्टर समिट रखा है, जो कि लगभग दिसंबर में होगा और उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें टॉप इंडस्ट्री के लोग थे, सारे अधिकारी थे, मिनिस्टर्स थे। उत्तराखंड सरकार का यह जो प्रयास है उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस मीटिंग के बाद और जिस तरह की योजनाएं बनी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी निगाहें उत्तराखंड की ओर बिल्कुल। सिख समुदाय द्वारा आनंद कारज में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू किए जाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय द्वारा शादी विवाह में रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद कर सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा किए गए गरीब कल्याण हेतु कार्यों की सराहना भी करते हुए 25 लाख गरीब कल्याण व 25 लाख रुपए गरीब बच्चों के स्कूल के उत्थान के लिए भी
घोषणा की गई। लंबे समय से डिमांड चली आ रही थी कि आयकर जो एक्ट लागू हो और इसमें दृढ़ता से निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आर्य ने आरोप लगाया कि भाजपा के द्वारा लगातार लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इस बात को जनता तक पहुंचाया जाएगा, जनता को भाजपा के भ्रष्टाचार से भी अवगत कराया जाएगा। यशपाल आर्य ने कहा है कि ये विधानसभा सीट उपचुनाव एक नजीर पेश करेगा और भाजपा के कुशासन को भी खत्म करने का काम करेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा के द्वारा लगातार उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। बागेश्वर में भी 20 साल से भाजपा के उम्मीदवार को जनता ने जिताया, लेकिन बागेश्वर में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। प्राधिकरण से लोग परेशान हैं। 2 लोगों ने इससे त्रस्त होकर आत्महत्या तक की है। उन्होंने कहा है कि सीवर लाइन आज तक नहीं बन पाई है। पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने बागेश्वर से मंत्री रहे स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार को घेरा है। प्रदीप टम्टा का आरोप है कि योग्य युवाओं को दरकिनार कर परिवहन मंत्री रहे चंदन रामदास की पुत्री का सिलेक्शन किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये पूरी प्रक्रिया रोकी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बागेश्वर में जनता कांग्रेस को विजयी बनाएगी। देखिए, ये चुनाव तो राज्य की सरकार के खिलाफ बागेश्वर की जनता का और यह उत्तराखंड राज्य के लोगों की भावना का एक प्रतीक है कि हम इस जनविरोधी सरकार को सबक सिखाएं। लेकिन बड़ी मज़ेदार की बात और विरोधाभास की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से परिवारवाद को नकारते हैं, कोसते हैं और अपने ही दस्तखतों से ही इस बागेश्वर में परिवारवाद को स्थापित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री ने कल कहा कि हम चंदन रामदास जी की लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे, हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। इसी राज्य के अंदर पिछले एक लंबे समय से राज्य के नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ अपना अभियान। बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि भाजपा के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम शामिल है। भाजपा ने स्टार प्रचारकों के जो 40 नाम जारी किए हैं उनमें सभी सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का नाम भी शामिल किया गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद भाजपा के सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। उत्तराखंड में सबसे मजबूत दल के रूप में है, सबसे बड़े दल के रूप में है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं और संगठन के मजबूत प्रबंधन से इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस का सवाल तो स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनसे। बागेश्वर उपचुनाव में जहां राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल का कहना है कि चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग से 3 पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। आचार संहिता के पालन के लिए भी सभी इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान शराब और पैसे बांटने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निर्विघ्न चुनाव कराने की सभी तैयारियां पूरी हुई हैं। डीएम अनुराधा पाल की ये बड़ी बातें हैं, जहां चुनाव आयोग से 3 पर्यवेक्षक बागेश्वर पहुंचे हैं। और इसी के साथ डीएम अनुराधा पाल ने कहा है कि आचार संहिता का प्रशासन कड़ाई से पालन कराएगा, सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि इसका उल्लंघन ना हो। तो वहीं चुनाव के दौरान शराब और पैसे बांटने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो निर्विघ्न चुनाव आज प्रथम नॉमिनेशन हुआ है बीजेपी के द्वारा और कल तक हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। तो कल तक जितने भी हमारे फॉर्म्स बिके हैं, लगभग 7 फॉर्म हमारे बिके हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक सारे नॉमिनेशन हो जाएंगे। उसके बाद विड्रॉल की डेट है, स्क्रूटनी 18 तारीख को है, 21 को विड्रॉल की डेट है, तो 21 तक हमारा फाइनल हो जाएगा कितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि 188 बूथ हैं टोटल हमारे, उन पर हमारा मतदान होना है और हम मतदान कार्मिकों की नियुक्ति कर चुके हैं। फर्स्ट रैंडमाइजेशन मतदान कार्मिकों का हो गया है, उनकी ट्रेनिंग भी 18 तारीख को ड्यू है। ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन भी आज हम लोगों ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी प्रेजेंस में सुनिश्चित किया है। तो वो 291 की रिक्वायरमेंट हमारी रिजर्व को लगा के है, तो हमने वो सब सुनिश्चित कर लिया है। तो अब हमारी तैयारी लगभग पूरी है। और दूसरा एक बात है कि हमारे यहाँ भी बरसात का सीज़न है, आपदा का वो है, तो इसके दृष्टिगत रखते हुए हमने रूट चार्ट काफ़ी वृहद तरीके से बनाया है। सभी रोड डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली है, उनको टारगेट दिया है, जितने भी वल्नरेबल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, उनको चिन्हित कर लें, वहाँ पर एक्स्ट्रा जितनी भी JCBs पोकलैंड लगानी है उनकी तैनाती कर लें और ट्रांसशिपमेंट की भी व्यवस्था करिए, और ताकि हमारा पोलिंग पार्टी को पहुँचाने का बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से पोलिंग पार्टी अपने बूथ तक पहुँचे और वापस भी आए। तो ये सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। आज शाम तक हमारे तीनों ऑब्जर्वर भी पहुँच जाएंगे और कल उनके साथ भी एक ब्रीफ मीटिंग हो जाएगी। तो अभी हम लोग पूरा इलेक्शन मोड में पूरी तरह से तैयार हैं और अभी तक आचार संहिता का सुनिश्चित किया जा रहा है, आचार संहिता का पूरी तरह पालन हो रहा है। कोई भी केस ऐसा दर्ज नहीं है जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। तो हम लगातार हमारी FST SST QRT भी हमने बनाई है, LMT लिकर मॉनिटरिंग टीम भी बनाई है, तो लगातार फील्ड में है और लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। अब हमारा नॉमिनेशन एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को टिकट मिला है, उससे कांग्रेस बीजेपी पर परिवारवाद को लेकर आरोप लगा रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव 2017 के बाद से हुए हैं, सभी उपचुनाव में बीजेपी ने परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी का कहना है कि बीजेपी कांग्रेसी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी को पहले अपने गिरबा में झांकना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता को ही टिकट दिया गया है और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस परिवारवाद की परिभाषा बीजेपी को न पढ़ाए। वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे और उनके द्वारा जो पौधा रोपा गया आज वो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। उनके समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोकसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत से हैं और दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हैं। अटल जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें राजनीति में नए अध्याय खोले और देश के अंदर जो गठबंधन का धर्म की जो सरकारें हैं उसका एक उदाहरण अगर पेश किया तो अटल जी ने किया। 2 दर्जन से अधिक दलों की सरकार को 5 वर्ष तक बिना किसी व्यवधान के चलाना अटल जी के नेतृत्व का ही चमत्कार था। जिस चुनाव की वो बात कर रहे हैं उस चुनाव को लेकर के सभी को पता है कि आदरणीय चंदन रामदास जी का स्वर्गवास हुआ था और उनके परिवार के लोग वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चंदन रामदास जी के साथ सहयोगी के रूप में काम करते आए हैं और निश्चित रूप से हम कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और जिस प्रकार का वातावरण बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है, जिस पार्टी को प्रत्याशी के चक्कर लगाने पड़े हों, वो पार्टी क्या माहौल बनाएगी। पार्टी के नेताओं को पढ़ना लिखना चाहिए, उसके बाद परिवारवाद उन सब चीज़ों पर ज्ञान रखना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। उनके प्रदेश अध्यक्ष कौन से परिवार से हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री से क्या नाते रिश्तेदारी है। और कांग्रेस में तो कहा जाता है कि फूफा चाचा और भतीजी की गवर्नमेंट चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी पहले अपने को देखे। लेकर यहाँ चंदन रामदास जी तक ये परिवारवाद के सहारे जी रहे हैं। इनकी पार्टी परिवारवाद में डूबी हुई है और आरोप दूसरे पर लगाते हैं। ये बिना परिवार के चुनाव नहीं जीत सकते। आप देखिए 3 या 4 उपचुनाव यहाँ हुए हैं, उसमें इन्होंने परिवारवाद का सहारा लिया। इन पे हिम्मत है तो क्या भाजपा में बागेश्वर में कोई और कार्यकर्ता नहीं है? हिम्मत ही नहीं है, नैतिकता ही नहीं है।
ये कितना झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। ये तो मैं इतना कहूँगा कि निर्लजता की भी एक हद, एक सीमा होती है। उस सीमा को भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पार कर चुके हैं और दूसरे को नसीहत देते हैं दिखाने के लिए रोज परिवारवाद परिवारवाद। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम हरिद्वार द्वारा हरिद्वार के ललौता पुल पर बनी अमृत वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी, कांग्रेस सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। निशंक ने शहीदों को नमन करने के साथ साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का संकल्प किया। नगर निगम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा भी जुड़ करके देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश ऐतिहासिक रूप में अपना उल्लास और उत्साह मना रहा है। इस अवसर पर ये आज नगर निगम में के अंतर्गत हरिद्वार में जो देश की नहीं पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है, जहां पूरे देश और दुनिया का और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।